हेलो गाइस। आज के इस टॉपिक में हम जो प्रीवियस वीडियोस में एलिमिनेशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन किए थे उसी को फर्दर करते हुए हम आते हैं कि ऑर्बिटल इंटरेक्शंस पर कि जब ग्रुप्स हमारा जो एलिमिनेटेड होता है हाइड्रोजन और हेलोजन एंटी पेरीप्लेनर होता है, तो अगर मान लीजिए हम उसके ऑर्बिटल्स के शेप में हम इस रिएक्शंस को ड्रॉ करें तो ये किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड्स होता है। तो उसमें ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन जनरली बेस और जो हमारा लिविंग ग्रुप्स है या फिर प्रोटॉन है उनके बीच में या बीटा हाइड्रोजन है तो कैसे उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ऑर्बिटल इंटरेक्शन में सिंपली होता क्या है, एन in an elimination reaction such as the one given below here, electrons from the sigma bond at the beta carbon, here you see that this lobe is the beta carbon, यहाँ पे जो लोब दिखाई दे रहा है आपको like this single lobe which is represented here, this is the beta carbon and hydrogen are attached here. So बेस अटैक एट दिस कार्बन एटम, यहाँ पर बेस जो है हमारा अटैक कर रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो जब अटैक कर रहा है यहाँ से लिबरेट कर दे रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यक्स हमारा यहाँ पर इस साइड इसके एंटी पेरीप्लेनर है, छोटा सा लोब आपको दिख रहा होगा इस साइड में है। तो यहाँ इधर अटैक कर रहा है और यहाँ से ये एक्स जो है लिबरेट हो रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ जो फॉर्मेशन दिखाया गया है यहाँ इस ट्रांजिशन स्टेट में देखिए कि हाँ इस लोब का ये एम्प्टी लोब है और ये जो है बीटा हाइड्रोजन लोब है। तो यहाँ दोनों एक दूसरे के क्या है, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ दिखा रहा है, पाई ऑर्बिटल बॉन्डिंग। और यहाँ पर जो है बीटा बेस जो है हमारा बीटा हाइड्रोजन को यहाँ से एलिमिनेट कर रहा है। सो इन ओवरऑल केसेस यहाँ पे हो क्या रहा है कि सिग्मा बॉन्ड एट द बीटा कार्बन विल डीलोकलाइज इनटू एम्प्टी ऑर्बिटल फार्मिंग पाई बॉन्ड एट ए कार्बन एटम। एक तरह से देखा जाए तो ये अगर डीलोकलाइज हो जाए सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन यहाँ से देखें यहाँ हाइड्रोजन निकल गया है तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा फर्दर डीलोकलाइज होगा तभी ना पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ दिखाया गया है, इस लोब से साइड बाय साइड इंटरेक्शन के थ्रू वहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। p orbitals of pi bonds are coplanar, also steric interaction are minimum when two departing groups are on the opposite side। और इस तरह से जो है स्टेरिक इंटरेक्शंस जो है उनके बीच में मिनिमम होता है जब ये ग्रुप्स देखिए यहाँ पर अपोजिट साइड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो एटो एलिमिनेशंस है इसमें अगर हमारा लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के एंटी पेरीप्लेनर में पाए जाते हैं तो वो रिएक्शंस जो है ज़्यादा फेवरेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू अगर वो सिन फॉर्म में पाए जाते हो या सिस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं फर्दर। एक एग्जांपल है यहाँ पे मेंथिलीन का, हियर वन कंपाउंड इज गिवन दैट इज कॉल्ड मेंथीन, हियर यू सी दैट दिस इज द मेंथीन क्लोराइड और वी कंसीडर दिस इज द मेंथिल क्लोराइड, दिस इज मेंथिल क्लोराइड, ये है आपका मेंथिल क्लोराइड, ये है आपका मेंथिल क्लोराइड। और मेंथिल क्लोराइड का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस आता है आपका और ये बेस क्या करता है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मेंथिल क्लोराइड के पास एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे देखिए, एक हाइड्रोजन इसका यहाँ पर है इसके पास और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर है इसके पास, आप देख सकते हैं इस तरह। तो जो ये हमारा बेस है, बेस ये जो है ये इसका लोन पेयर है, ये जब अटैक करता है इस बीटा हाइड्रोजन पर ऐसे तो देखिए ये बॉन्ड आपका यहाँ डीलोकलाइज होगा, ऐसे ये बॉन्ड यहाँ आएगा और यहाँ से Cl एलिमिनेट हो जाएगा। और यही बीटा हाइड्रोजन ये यहाँ भी अटैक कर सकता है इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ डीलोकलाइज होगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस मालिक्यूल से यहाँ पे दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, वन मेंथीन और टू मेंथीन।
तो यहाँ पे देखना है कि विच मीथेन इज़ द मोर फेवरेबल, तो वो मीथेन जो है ज़्यादा फेवरेबल होगा जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों एक दूसरे के एंटी पेरीप्लेनर होगा। तो आइए देखते हैं किसमें एंटी पेरीप्लेनर है। तो बीटा हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप ऑन साइक्लोहेक्सेन रिंग कैन एज्यूम ए पेरीप्लेनर कन्फर्मेशन इफ बोथ आर एक्सियल। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें पेरीप्लेनर हो जाता है कि तो जो ज़्यादा फेवरेबल रिएक्शन है हमारा वो होता है हमारा 2-मेंथीन का। दिस इज द 2-मेंथीन। तो ये रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, इसमें 1-मेंथेन भी फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन ये सिन पेरीप्लेनर रिएक्शन हो जाएगा। तो एक्चुअली में इसमें होना क्या चाहिए कि हमारा ग्रुप्स जो है वो दोनों एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए एक दूसरे के। नेक्स्ट एग्जांपल आइए देखते हैं। नेक्स्ट आप एग्जांपल यहाँ नियोमिथाइल क्लोराइड का दिखाया गया है। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा भी गया है कि यहाँ नियोमिथाइल क्लोराइड है और नियोमिथाइल क्लोराइड का आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस ईटी और नेगेटिव के फॉर्म में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन दिया गया है और दोनों हाइड्रोजन की पोजीशन एक्सियल ही दिखाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ हाइड्रोजन्स आर इन द एक्सियल पोजीशन। यहाँ देखिए दोनों एक्सियल पोजीशन में हैं विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर। सो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन हो रहा है 1-मेंथीन 2-मेंथीन। अब यहाँ भी ये अब जो 1-मेंथीन होगा ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू 2-मेंथीन। तो ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बल्की ग्रुप है, हमने पीछे आपको एक वो बताया होगा कि जहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो बल्की ग्रुप होता है अगर ये एक्सियल सिचुएशन पे अटैच्ड होता है तो विथ रिस्पेक्ट टू हैलोजन या लिविंग ग्रुप ये एक स्ट्रॉन्ग या कह सकते हैं कि स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पर ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर अटैच्ड है, एक्सियल पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इसलिए 1-मेंथीन इज द मेन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिएक्शन है हमारा। तो यहाँ पे इसका समवॉट मैकेनिज्म आर शोन हियर। इन दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि जिसमें 1-मेंथीन है इसमें मेजर है, 2-मेंथीन में माइनर है। क्यों, क्योंकि एल्काइल ग्रुप देखिए यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, यहाँ एल्काइल ग्रुप जो है एक्सियल पोजीशन पर है। तो यही रीज़न होता है कि जो एक्सियल पोजीशन वाला बल्कि ग्रुप होगा वो ज़्यादा फेवरेबल होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। सो दिस इज द मेन प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज हियर, उसी को देखिए, उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया रिएक्शन को। यहाँ पर क्लोराइड जो है वो नियोमिथाइल क्लोराइड यहाँ पर एक्सियल पर था, अब यहाँ पर देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया। दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ ये एक्सियल है, यहाँ इक्वेटोरियल है। अगर हम दोनों केसेस को देखें, अब यहाँ देखिए यहाँ फिर ये इक्वेटोरियल हो जाता है और यहाँ एल्काइल ग्रुप भी इक्वेटोरियल है, दोनों इक्वेटोरियल है लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हमारा ये एक्सियल पोजीशन पर है। तो ये समवॉट स्लो डाउन, अगर ये इंटर कन्वर्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में इसके दूसरे चेयर कन्फर्मेशन में इसे यहाँ दिखाया जा सकता है। तो दिखाने का मतलब ये हुआ कि ये इंटर कन्वर्ट होगा तो इस तरह का जो चेयर कन्फर्मेशन बनेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका बल्की ग्रुप और ये आपका क्लोरीन, ये दोनों एक दूसरे के कहाँ पे हो जाते हैं, एंटी पेरीप्लेनर। अब यहाँ देखिए यहाँ ये हाइड्रोजन भी इसके एंटी पेरीप्लेनर है, तो हमको इसी को देखना है हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप को जब बेस के साथ यहाँ रिएक्शन होता है। यहाँ आपका है बेस, तो यहाँ देखिए फॉर्मेशन क्या होता है 2-मेंथीन। अब देखिए 100% 2-मेंथीन फॉर्मेशन हो गया। इसका क्यों हो गया ऐसा, तो वही हमने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था एलिमिनेशन रिएक्शन में कि एक की पॉइंट होता है एलिमिनेशन रिएक्शन का कि जो हमारा बल्कि ग्रुप अटैच्ड होता है एल्काइल ग्रुप, तो अगर वो एक्सियल पोजीशन पे होता है तो उसके रिस्पेक्ट में बॉन्ड जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है मोर स्टेबल होता है। तो ये एग्जांपल था नियोमिथाइल क्लोराइड का। आगे नेक्स्ट इसका सीन एडिशन देखते हैं। अभी तो ये एंटी एडिशन था, अगला है हमारा सीन एडिशन। सीन एडिशन में क्या होता है कि in certain rigid molecule anti-periplanar arrangement of the
departing groups cannot be attacked. In such molecules, departing groups may be on the same site. Syn periplanar and process is called syn elimination. ये जिस्ट ट्रांस का उल्टा होता है कि इसमें हेलोजन और हाइड्रोजन ये दोनों हमारा सेम साइड में प्रेजेंट होता है, एक ही साइड में प्रेजेंट होता है, और एक साइड में प्रेजेंट होने के नाते इसे हम सिन कन्फिगरेशंस देते हैं. In this example which are shown below here, we have we see that deuterium is coplanar with the leaving group. Here leaving group, what is the leaving group? Leaving group or secondary base. Here you see that this is the secondary base. ये आपका second base है, अमोनियम, सॉरी टर्सरी है, टर्सरी ये अमोनियल क्लोराइड है. इस मॉलिक्यूल का नाम है NNNN ट्राई मिथाइल 3 ड्यूटेरियो बाइसाइक्लो 221 हेप्टा अमोनियम हाइड्रोक्साइड. हेप्टा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये. तो चूंकि ये एक तरह का बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, तो इस केसेस में आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देखिए कि ड्यूटेरियम और लिविंग ग्रुप दोनों हमारा क्या है, वो एक दूसरे के, यहाँ से ड्यूटेरियम को, दिस इज द आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे ड्यूटेरियम को लिया गया, इसको जो है रिप्लेस कराया जा रहा है, और यहाँ से देखिए अमोनियम जो है एमीन ग्रुप आपका रिप्लेस हो रहा है. तो यहाँ फॉर्मेशन क्या हो रहा है, देख सकते हैं कि जब यहाँ से ड्यूटेरियम यहाँ अटैक करा तो यहाँ से एलिमिनेट हो जा रहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है बाईसाइक्लो 221 2 हेप्टीन का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ ये टर्सरी अमीन और HOD रिलीज होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन भी हमारा थोड़ा सा फेवरेबल है. लेकिन क्यों फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटेरियम लिया गया है. इन दिस एग्जांपल बिलो द ड्यूटेरियम इज कोप्लेनर, सो ड्यूटेरियम इज कोप्लेनर विथ लिविंग ग्रुप वाइल हाइड्रोजन इज नॉट. तो अगर हम हाइड्रोजन को मान करके चलें तो ये रिएक्शन से जो है नहीं होगा, यानी इस तरह का प्रोडक्ट नहीं बनेगा इसमें. तो इसीलिए सिन रिएक्शंस जो है दैट इज़ नॉट सो मच फेवरेबल फॉर E2 एलिमिनेशन. यानी सिन पेरीप्लेनर में क्या होता है कि हमेशा इक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन या कन्फर्मेशन का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है जो कि अनस्टेबल होता है. नेक्स्ट एग्जांपल है आपका फर्दर. हियर यू सी दैट कि ग्रुप्स दिखाए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को सेम साइड में यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं. तो इसमें हो गया कि आयन पेयर प्रमोटर्स आर सजेस्टेड एज कैपेबल ऑफ सिन एलिमिनेशन. इसमें दोनों ग्रुप सेम साइड में है. एनायनिक लिविंग ग्रुप कि एक अगर हम कोई एनायनिक ग्रुप यहाँ लेते हैं और उसके साथ अटैक कराते हैं, तो इसमें होता क्या है कि जो आयनिक ग्रुप होता है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है एलिमिनेशन के लिए. तो दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय प्रपोजिंग ट्रांजिशन स्टेट इन विच anion functions as a base and the cation assist in the departure of the living group. So ion pair interpretation is also supported by the fact that addition of specific metal or ion complexing agents such as clown ether result diminished amount of sin elimination. तो इस रिएक्शन में कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई इस तरह का बेस ले लें एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में जो आयनिक हो, तो आयनिक जो होता है वो लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट करने के लिए ज़्यादा सूटेबल हो जाता है. तो ऐसे केसेस में अगर सिन पेरीप्लेनरिटी है मॉलिक्यूल में, तो भी वो जो है एक फेवरेबल प्रोडक्ट देने की कोशिश करेगी, उससे एक फेवरेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ E2 एलिमिनेशन. अब हमारी थोड़ा सा एक कंपेयरिंग कराते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बीच में. तो आप देखे होंगे तो कभी कभी पूछ देता है कि एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन कि दोनों में क्या समानताएं होती हैं या दोनों में क्या भिन्नताएं होती हैं, कि व्हाट बोथ हैव दी सिमिलरिटीज़ आर डिसिमिलरिटीज़.
how do you explain or how do you explain with respect to on the basicity and nucleophilicity। तो यहाँ पर एक टर्म आया बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी होती क्या है। एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल वही होता है जो बेसिक होता है, सिंपल सा, और जो बेस हमारा होता है ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल होता है। तो कब हम इसको न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं, कब हम उसको बेसिसिटी कहते हैं। तो एक्चुअली दोनों में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो सपोज दैट अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ए कंटेनिंग लोन पेयर, जैसे मान लीजिए ए कोई एटम है और इसके पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है, सपोज दैट like this somewhat. Suppose that A is the an atom that containing negative charge with lone pair, इसके पास एक लोन पेयर है। तो होता क्या है कि अब यहाँ पर हमारे पास दो इलेक्ट्रोफाइल है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा कार्बन है। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल बेस होता है, बेसिक होता है। इलेक्ट्रोफाइल एसिडिक होता है, आप पढ़े होंगे अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। तो जनरली होता क्या है कि अब ये न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को भी डोनेट कर सकता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को भी डोनेट कर सकता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन है दोनों के साथ, वो तो सेम है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं और दोनों के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। लेकिन यहाँ जो मोड ऑफ डोनेशन है वो डिफरेंट है। मोड ऑफ डोनेशन का मतलब जो प्रोसेस हो रहा है वो डिफरेंट है। जैसे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर को, या हम कह सकते हैं कि लोन पेयर इज डोनेटेड टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन को डोनेट किया जा रहा है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेसिसिटी। ये जो है बेसिसिटी कही जाती है, ये बेसिसिटी होती है और ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। इन द अदर वे, अगर यही लोन पेयर कार्बन को डोनेट किया, कार्बन आयन, कार्बोनियम आयन को डोनेट किया जा रहा है तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो अब प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि लोन पेयर डोनेटेड टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। दिस इज डोनेटेड टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। Basicity is the kinetically controlled reaction and nucleophilicity is the thermodynamically controlled reaction। तो ये अंतर होता है बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में। क्योंकि कहीं कहीं पर जो हम वर्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी यूज़ करते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड आल्सो इन एलिमिनेशन रिएक्शन, तो वहाँ पर इन दोनों चीज़ों को हम सेम मान लेते हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों सेम होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, उनके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है। तो आइए हम देखते हैं कि अब आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल और बेस, बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल और बेस is important, while the substitution it is nucleophilicity that matters more। अब आप यहाँ समझ सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिसिटी ज़्यादा फेवरेबल होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा फेवरेबल होता है। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में जो बेस है हमारा वो पर्टिकुलर बीटा हाइड्रोजन पर अटैक, यानी प्रोटॉन पर अटैक करता है। तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ डोनेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन को कर रहा है। तो इसलिए प्रोसेस हमारा जो है बेसिसिटी कहा जाता है। और स्पेशली सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो लोन पेयर है वो डायरेक्टली अटैक होता है, कहाँ पर? कार्बन एटम को अटैक किया जाता है, कार्बन पर। चाहे वो SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में ज़्यादा होता है चूँकि वो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंसेस होता है बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का, कि एलिमिनेशन रिएक्शंस जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिसिटी एंड सब्स्टिट्यूशन दैट इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर nucleophilicity। Therefore, strongly base condition favor elimination reaction and use of strong base is advisable। तो कहने का मतलब ये है कि चूँकि हमें प्रोटॉन को हमेशा एलिमिनेट करना होता है
तो प्रोटॉन को एलिमिनेट करने के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करना होगा, जबकि सब्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि इसमें माइल्ड बेस भी चलता है, क्योंकि कार्बोनियम आयन पर कोई भी बेस, क्योंकि जब वो पॉजिटिव हो जाता है तो कोई भी बेस हो, माइल्ड, पुअर या कुछ भी हो, अटैक कर सकता है। तो ये टर्म्स यहाँ ज़्यादा ध्यान देने योग्य हैं। Therefore, strongly basic conditions for elimination reaction and use of strong base is advisable. If some compound which are not strong base but are good nucleophiles are used, then substitution predominates. तब वहाँ पे क्या होता है कि अगर वो गुड न्यूक्लियोफाइल है, दैट इज़ नॉट, ये ज़रूरी नहीं कि वो बेसिक है कि नहीं है, बट दैट इज़ ए गुड न्यूक्लियोफाइल, उसके पास जो है अवेलेबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा जो है डोमिनेंट होती है। सो हियर यू हैव सी दैट कि यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्लाइटली पोलराइजेबल बेस सच एज एमाइड और एल्काक्साइड फेवर एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो कहने का मतलब ये है कि एलिमिनेशन में जनरली जो है स्ट्रॉन्ग बेस हम एमीन्स या एल्काक्साइड्स को ही लेते हैं, जो ज़्यादा फेवर करता है विथ रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी टर्म्स जो है बताए गए हैं कि बेसिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल टू डोनेट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ए प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम, यहाँ आप देख सकते हैं। एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कार्बन। दिस इज द क्लियर। एलिमिनेशन बेसिसिटी को फेवर करता है और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिसिटी को फेवर करता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस्टॉक्साइड यहाँ पर है और यहाँ पे सोडामाइड और सोडियम एथॉक्साइड है। तो जिसके प्रेजेंस में यहाँ आप देख सकते हैं एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है ब्रोमीन के एलिमिनेशन से, और दूसरे में जो है SN2 रिएक्शन के थ्रू OAC का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये जो है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में हमारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो है सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यानी वहाँ जाके जुड़ जाता है और लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है। और इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप दोनों एक साथ जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में, यहाँ पर देखिए इस केस में भी, और यहाँ ये करता क्या है कि यहाँ ये ऐसे यहाँ अटैक करता है और यहाँ से इसको एलिमिनेट कर देता है लाइक दिस, और यहाँ आकर के जुड़ जाता है कुछ इस तरह से। और सोडियम एथॉक्साइड क्या करता है कि ये यहाँ से पहले प्रोटॉन को एलिमिनेट करता है, पहले यहाँ से ये प्रोटॉन पर अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से ब्रोमाइड आयन का जो है रिलीजन होता है। तो ये जो है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये बेसिसिटी को फेवर करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को फेवर करता है, इस तरह से। ओके, अगला नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। ये बहुत ही फेवरेबल पार्ट है एलिमिनेशन के लिए भी और सब्स्टिट्यूशन के लिए भी, कि सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जैसे प्राइमरी कार्बोनियम आयन, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड, क्वाटरनरी हैलाइड, बहुत सारे हैलाइड्स हैं। तो इनको तीनों फॉर्म में आपने देखा होगा। तो किस फॉर्म में जितना ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होगा, ओवर क्राउडिंग जहाँ ज़्यादा होती है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जो क्राउडेड रिएक्टेंट्स होते हैं वो ज़्यादा फेवर करते हैं एलिमिनेशन में, वो सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा फेवर नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसे हैं कि जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो प्रोसेस आपका SN1 में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्लो स्टेप प्रोसेस हो जाता है। और जहाँ पे क्राउडिंग नहीं होती वहाँ पे SN2 प्रोसेस हो जाता है। जैसे प्राइमरी हैलाइड और टर्शियरी हैलाइड को ले लिया जाए तो, या सेकेंडरी हैलाइड को ले लिया जाए तो कहने का मतलब कि अगर हम टर्शियरी हैलाइड लेते हैं, टर्शियरी हैलाइड कुछ इस तरह से, ये कार्बन है, यहाँ X जुड़ा है, देखिए यहाँ R जुड़ा है, यहाँ R जुड़ा है और यहाँ R जुड़ा है।
तो कहने का मतलब ये है कार्बन के चारों तरफ क्राउडिंग ज़्यादा है। तो ये जो हमारा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, तो अगर हम यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन के लिए स्पेशली, तो ये न्यूक्लियोफाइल आप देख सकते हैं कि ये न तो फ्रंट से अटैक कर सकता है, न तो ये काउंटर अटैक कर सकता है, दोनों अटैक ही नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ जो ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा हुआ एक्स, ये भी रिच इलेक्ट्रॉन रखता है और न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच होता ही है। और यहाँ आर जो है ये प्लस आई इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे बढ़ा दे रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच कैपेबिलिटी रखता है। तो होता क्या है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट हो जाता है, तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन इज़ नॉट फेवरेबल इन दिस केस। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल नहीं होता। लेकिन वही चीज़ अगर हम चलते हैं उस केस में, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे हम एलिमिनेशन देखते हैं तो लाइक दिस, अगर मान लीजिए यहाँ हम बेस लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं CH3 CH2 और H को हम यहाँ बना देते हैं। अब देखिए क्राउडिंग भले है, लेकिन ये बेस जो है ये आपका इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, सॉरी, और ये जो है यहाँ आ जाएगा बॉन्ड, और यहाँ से देखिए एलिमिनेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एलिमिनेशन रिएक्शन ये जो है इसमें क्राउडेड रिएक्टेंट को ज़्यादा फेवर करता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा क्राउडेड को ज़्यादा फेवर नहीं करता। इसीलिए जो है एलिमिनेशन कैन आल्सो बी फेवर्ड बाय स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। एलिमिनेशन जो है ये भी फेवर्ड होता है कि प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी पर भी ये आधारित होता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और आइए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स रिलेटेड विद द एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप खैर देख चुके हैं, यहाँ पर इनके बारे में लगभग बताया जा चुका है पिछले वाले उसमें। तो यहाँ पर आइए अगला एग्जाम्पल चलता है कि सबस्ट्रेट के साथ साथ पहली बात हो गई बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, सबस्ट्रेट की क्राउडिंग। अब जो नेक्स्ट फैक्टर होता है वो लिया जाता है कि नेचर ऑफ द बेस के का जो नेचर होता है वो किस तरह से प्रभावित करता है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन को, या नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, जो हम सॉल्वेंट लेते हैं वो किस तरह से प्रभावित करता है सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन को। तो सिंपली स्ट्रक्चर ऑफ बेस हैज सिमिलर इफेक्ट ऑन द रेशियो ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। अ मोर क्राउडेड बेस ऑफ सिमिलर स्ट्रेंथ्स फेवर्ड एलिमिनेशन ओवर लेस क्राउडेड बेस। लगभग वही होता है कि क्राउडिंग की बात यहाँ भी है। देयरफॉर टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड गिव मोर एलिमिनेशन प्रोडक्ट देन सब्स्टिट्यूशन वेयर इथा ऑक्साइड शोज अपोजिट इफेक्ट्स ऑल टुगेदर। तो कहने का मतलब यहाँ कि यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ब्यूटा ऑक्साइड है, ये ब्यूटा ऑक्साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज़्यादा फेवरेबल होता है। यहाँ भी ब्यूटा ऑक्साइड जो है ज़्यादा फेवरेबल होता है किसके रिस्पेक्ट में, इथा ऑक्साइड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ भी क्या ज़रूरी होना बेस का है कि वो भी ज़्यादा क्राउडेड हो, मच क्राउडेड हो। नेक्स्ट एग्जांपल है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो जैसे E2 रिएक्शन 5 एटम्स आर इन्वॉल्व। आपने पढ़ा होगा कि E2 एलिमिनेशन में 5 एटम इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, एक तो आपका बीटा हाइड्रोजन होता है, दूसरा हाइड्रोजन लीविंग ग्रुप होता है, तीसरा बेस होता है और चौथा जो है जो बॉन्ड डीलोकलाइज होता है बॉन्ड। तो जो हमारा ग्रुप होता है एक्सियल इक्वाटोरियल वो दोनों होता है। और पांचवा जो होता है एथॉक्साइड के साथ जो भी हम कैटलिस्ट या रिएजेंट यूज़ करती है वो। ये 5 चीज़ें एक साथ होती हैं, मिल करके ये रिएक्शन को प्रमोट करती हैं, फेवर करती हैं। तो सॉल्वेंट हमारा अगर हाईली पोलर है सॉल्वेंट, तो जब हाईली पोलर होगा तो SN2 को फेवर करेगा, लेस पोलर होगा तो E2 को फेवर करेगा। तो यही होता है कि जब हमारा सॉल्वेंट लेस पोलर होता है तो
तो उनके बीच जो आयनाइजेशन प्रोसेस होते हैं वो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। इसीलिए उनको क्या किया जाता है कि रिएक्शन को बढ़ाने के लिए उसके साथ कैटलिस्ट का यूज़ करा दिया जाता है। तो यहाँ जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट है वो उसके पोलैरिटी पर डिपेंड करता है कि जो लो पोलर सॉल्वेंट है वो एलिमिनेशन को फेवर करता है, जो हाई पोलर सॉल्वेंट है वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता है, जैसे ब्यूटाऑक्साइड और एथाक्साइड। अगला है हमारा रोल ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि रोल ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या रोल होता है। तो टेम्परेचर का भी एक अहम रोल होता है। जैसे मान लीजिए जो रिएक्शंस हमारा एलिमिनेशन में 1 प्रोडक्ट दे रहा है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो 2 प्रोडक्ट दे देता है। ऐसा भी होता है। जहाँ पे एल्कीन बनना होता है, अगर हम टेम्परेचर दे देते हैं तो वहाँ पे अल्कोहल बन जाता है। इस तरह से टेम्परेचर जो है वो प्रभावित करता है रिएक्शन को। एलिमिनेशन रिएक्शंस आर फेवर हायर टेम्परेचर देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज एलिमिनेशन रिएक्शन हैज़ हाई फ्री एनर्जी of activation than substitution due to higher degree of bond reorganization, so more bonds are broken and formed in this case। तो इसीलिए होता क्या है कि एलिमिनेशन जो है हमारा ज़्यादा फेवरेबल होता है, किसके लिए, टेम्परेचर के लिए। यहाँ पे 2 रिएक्शंस दिखाए गए हैं। 45 डिग्री पर NaOH के साथ रिएक्शन करने पर एल्कीन बनता है और अल्कोहल बनता है, लेकिन 100% जब कर देते हैं तो यही एल्कीन 64% हो जाता है, अल्कोहल हमारा 36% हो जाता है। तो ये इनके बीच डिफरेंसेस हैं। यहाँ आप देख सकते हैं समवाट। यहाँ पर देखिए ये है आपका यील्ड, 100% करने पर यील्ड देखिए किस तरह से चेंज हो जाता है। अब हम इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स रिलेटेड विद दिस रिएक्शंस। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला एग्जाम्पल है हमारा हाफमैन डिग्रेडेशन, जिसमें ये पिपरिडीन है वो एक्सेस मिथाइल आयोडाइड और सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में रिएक्शन करके यहाँ अमोनियम आयन और फाइनली जो है यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 1,4 डाईन का फॉर्मेशन करता है। हियर यू सी दैट यहाँ इस केस में 1,4 डाईन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से अगर रिएक्शंस को देखा जाए तो सबसे पहले होता क्या है कि रिएक्शन में यहाँ NH है, तो इसके पास ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये अल्काइल हैलाइड पर अटैक करता है और यहाँ अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। जो सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में यहाँ पे आयोडीन जो है वो आयोडाइड रिड्यूस्ड हो जाता है, सिल्वर आयोडाइड बन जाता है और H2O के साथ फिर यहाँ देखिए हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, यानी आयोडीन इज़ द बेटर लिविंग ग्रुप, इसलिए OH रिप्लेस कर देता है और यहाँ जुड़ जाता है। तो जैसे ही OH यहाँ जुड़ा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेशन, और यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है नाइट्रोजन का, और इस तरह से जो है एक ओपन चेन एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, जो फर्दर सेम रिएजेंट के प्रेजेंस में यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो सिंपली ये रिएक्शन हमारा एक हाफमैन डिग्रेडेशन है। और हाफमैन रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये हम आपको वीडियोज़ में बता चुके हैं पीछे, कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो हमारा जो है हाई फेवरेबल होता है रेदर दैन हाई सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि हाई सब्स्टिट्यूटेड वाला सेट जेप प्रोडक्ट होता है एंड सो ऑन। अगला एग्जांपल है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होता है तो सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ टर्शरी अल्कोहल है और OH ग्रुप क्या करेगा, पहले प्रोटॉन टेकअप करेगा, प्रोटॉन टेकअप करके यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सोनियम आयन क्रिएट करता है, और ऑक्सोनियम आयन यहाँ जब बनता है तो आपका ये देखिए यहाँ से प्रोटॉन ले रहा है, यहाँ ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है,
फिर यहाँ देखिए बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोनियम आयन बन रहा है यहाँ, और फिर वही जो है वाटर मालिक्यूल यहाँ से प्रोटॉन लेगा, यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन कर ले रहा है। तो इस तरह से डिहाइड्रेशन हो जा रहा है अल्कोहल का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। Dehydration of primary alcohol is supported by supported by E2 mechanism। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस केस में कि यहाँ बेस लिया गया है और ये आपका बेस है, सॉरी एसिड है, और यह OH यहाँ अटैक करता है और H ले लेता है, और इस तरह से यहाँ देख सकते हैं ऑक्सोनियम आयन बना, तो इसका बीटा हाइड्रोजन, फिर ये इसके बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ है और यहाँ से वो एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ बन जाता है एल्कीन का। तो इस तरह से इसमें भी एल्कीन का ही फॉर्मेशन होता है। अगला रिएक्शन है कि मेटल ऑक्साइड के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होता है कि एल्यूमिना के प्रेजेंस में 350 और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हीट किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट। तो प्राइमरी प्रोडक्ट अगर यहाँ थोरियम ऑक्साइड लेते हैं तो 3% सेकेंडरी और 97% प्राइमरी होता है, और एल्यूमिना लेते हैं टेम्परेचर हाई भी रखते हैं तो यहाँ 90% सेकेंडरी और 10% प्राइमरी फॉर्मेशन होता है। तो ये इफेक्ट होता है इसका। अगला रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ एल्काइन। तो सिंथेसिस ऑफ एल्काइन जो है ये भी हमारा E2 मोड पे आधारित होता है कि इसमें देखिए 2 हेलोजन ग्रुप है, दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, तो 1 बाय 1 एलिमिनेट होते हैं। तो एलिमिनेट होते हैं तो यहाँ पे एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मैकेनिज्म नीचे दिखाया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है एल्कीन में। यहाँ देखिए NH2 ग्रुप यहाँ से हाइड्रोजन लिया, पहला ब्रोमीन निकला और इस तरह से पहले एल्कीन बनता है। फिर जैसे एल्कीन बना फिर NH2 यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन लिया, यहाँ से ब्रोमीन निकला और इस तरह से फॉर्मेशन होता है एल्काइन का। तो ये बहुत ही फेवरेबल रिएक्शन है एलिमिनेशन का। अगला एग्जांपल है आपका डीब्रोमिनेशन ऑफ विसनल डाइब्रोमाइड। जैसे ये डाइब्रोमाइड दिए गए हैं विसनल डाइब्रोमाइड, तो इनको कैसे डीब्रोमिनेट किया जाए, तो इसमें भी सेकेंडरी प्रोडक्ट बनता है। इसी को देखिए आप यहाँ पर इस तरह से चेयर कन्फर्मेशन में भी और ओपन चेन दोनों में दिखाया गया है कि सेकेंडरी इज द मेन। यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है तो यहाँ से सबसे पहले आयोडाइड आयन ब्रोमीन पे अटैक करता है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि आयोडीन जो है वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है और IBr का इंटर हेलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये रिएक्शन जो है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। डीहाइलोजिनेशन बाय आयोडाइड स्टीरियोस्पेसिफिक गोज थ्रू एन एंटी पाथवे के थ्रू क्रिएट होता है। कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर देखिए कि एंटी एलिमिनेशन और सिन एलिमिनेशन, जैसे कि हमने पीछे एक्सप्लेन किया अपने ऊपर वाले वीडियोस में, तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से एंटी पेरिप्लेनरिटी और सिन पेरिप्लेनरिटी जो है वो प्रोडक्ट को प्रभावित करती है कि एंटी जो है ओनली प्रोडक्ट, सिन जो है नॉट फॉर्म। तो वही रीज़न होता है इसमें कि स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी जो है थोड़ी सी इक्लिप्स्ड हो जाती है, जो कि अनस्टेबल हो जाता है। इसके बाद आता है मीजो स्टिल्बीन ब्रोमाइड है हमारा, जो स्टिल्बीन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेड स्टिल्बीन और ई स्टिल्बीन का फॉर्मेशन होता है। तो ज़्यादातर इसमें ई स्टिल्बीन और जेड स्टिल्बीन दोनों को अगर देखा जाए तो फॉर द एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट इन दिस स्टीरियोआइसोमर द मॉलिक्यूल्स शुड रोटेट along the CC bond first such that both pH comes on the same side and hence it leads to Z stilbene as the product। इस केस में होता है। ई वाले में क्या होता है कि it is important realize that the anti-periplanar geometry of hydrogen and bromine are required for this elimination in the given stereoisomer. This is possible and hence it leads to a E stilbene as the product। तो दोनों इस तरह से देखा जाए तो दोनों जो है प्रोडक्ट फेवरेबल होता है। तो यहाँ पे कुछ पायरोलाइटिक एलिमिनेशंस दिखाए गए हैं। पायरोलाइटिक एलिमिनेशंस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एस्टर है हमारा ब्यूटाइल एसीटेट
500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो यहाँ CH3COH ग्रुप जो है ब्रेक डाउन हो जाता है और वो 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होता है। सेम चीज़ वहीं दिखाया गया इसके मैकेनिज्म के थ्रू, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होता है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। कुछ यहाँ पे रिएक्शंस दिखाएंगे इन द सेम प्रोसेसेस जो स्टील बीन ऊपर एक्सप्लेन हमने किया, सेम उसी तरह से ये प्रोसेसेस है नीचे भी, और ये रिएक्शंस जो है एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, एग्जाम्पल 1। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं रिलेटेड विद द एलिमिनेशन रिएक्शंस। यहाँ कोप रिएक्शन है एक आपका, तो सिंपली कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन, सॉरी नॉट रीअरेंजमेंट, कोप रिएक्शन में होता क्या है कि पायरोलाइटिक एलिमिनेशन ऑफ एमीन ऑक्साइड कैन बी डन अंडर माइल्ड कंडीशन टू गिव ओलिफिन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कोप रिएक्शन। कोप रीअरेंजमेंट दूसरा होता है, उसमें एलाइल ग्रुप की शिफ्टिंग होती है कार्बन एटम के ऊपर, तो दूसरी चीज़ होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एमीन ऑक्साइड है और इसको जब हीट किया जाता है तो यहाँ पे एलाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, और सिंपली जो इंटरनल बेस अटैक करता है बीटा प्रोटॉन पे, सो हाईली बेसिक न्यूक्लियोफाइल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। और दूसरा यहाँ देखिए नेक्स्ट आपका 1 मिथाइल ऑक्टिलेमीन दिया गया है कि इसमें मिथाइल अल्कोहल और H2O2 के साथ रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर 85% और 15% एक्सो और इंडोसाइक्लिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इंडो 85 होता है, एक्सो 15 होता है। इस तरह से कुछ एडिशनल एग्जांपल्स हैं और इस तरह से बहुत सारे जो है नेम रिएक्शंस और बहुत एग्जांपल्स दिए गए हैं इस रिएक्शंस के। तो सो यू कैन आल्सो लर्न अबाउट ऑल दीज reactions. Either this is Julia olefination, that is the Julia olefination, and this is the Mumford Stevens reactions. There are so many reactions and all these cases you have see that कि यहाँ से अमीनो ग्रुप जो है वो डाइजो के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और यहाँ फॉर्मेशन होता है हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट का, और इस तरह से ये रिएक्शन मैकेनिज्म है इसका। दिस इज ओवरऑल मैकेनिज्म दिस इज रिलेटेड विद द E2 reactions. That's all.